नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। राजनीति में करवटें बदलने का दौर तब आता है जब या तो चुनाव सिर पर हो या चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनाने की बारी हो। पल पल राजनीतिक हालात बदलते हैं, पल पल तस्वीरें उलट पुलट होती हैं। बिहार की राजनीति में कौन महत्वपूर्ण है, बिहार की राजनीति में कौन से फैक्टर असर करते हैं, और बिहार की राजनीति में अगर कोई खामोश है तो आखिर क्यों खामोश। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। इस पार्टी के मुखिया पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास थे। राजनीतिक मतभेद हुए, अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली। लेकिन उस वक्त जब बिहार में तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं, आपको आरएलएसपी कहीं दिख नहीं रही होगी। तो आखिर क्यों इतनी चुप्पी क्यों? आज हमारे साथ अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ही मेरा यही होगा, पूरी सीन में कहीं आरएलएसपी मुझे दिखी नहीं अभी तक। देखिए, हम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते हैं। आप लोगों ने देखा है कि शिक्षा का मुद्दा, जब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, उसके बावजूद बिहार में जो शिक्षा की बदहाली थी उसको लेकर हमने गांधी मैदान तक में रैली की थी, शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन किया था। हम जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाते हैं। आप अगर किसी बात की चुप्पी की कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह यह है कि हम महागठबंधन में कोई विवाद पैदा कभी नहीं करते हैं, हम अनावश्यक कोई बयान नहीं देते हैं, हम किसी भी तरह की दिक्कत उत्पन्न करने में कभी विश्वास नहीं रखते हैं। आपने देखा था कि जब महागठबंधन उपचुनाव भी लड़ रहा था लोकसभा के बाद, उस वक्त भी हमने न किसी सीट की डिमांड की थी, न किसी सीट पर अपना उम्मीदवार रखा था। हम लोग ये मानते हैं कि महागठबंधन इस बार इस निरंकुश सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम एक सीट। आपकी स्थितियां ही ऐसी हो गई हैं कि आप गठबंधन में बहुत कुछ कहने की हालत में नहीं है, या वाकई ये आपकी दरिया दिली है? देखिए, हर किसी का आकलन अपने हिसाब से होता है। आपका आकलन भले हो सकता है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो। अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती तो आप यह सोचिए कि जिस तरह से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना राजनीतिक सफर तय किया है, जितना संघर्ष उन्होंने किया है, अरे हमारी स्थिति कितनी अच्छी और बेहतर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में मंत्री थे और वहां से जनता के हितों के लिए महागठबंधन में आना उन्होंने स्वीकार किया, मंत्री पद का त्याग किया। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप विगत 10 वर्षों या 20 वर्षों का आप पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लें तो इस तरह का रिस्क कोई नेता लेता है, इस तरह से कोई अपनी दरियादिली दिखाते हुए अपना निजी लाभ और निजी स्वार्थ छोड़कर महागठबंधन में चला आता है या अन्य गठबंधन में चला आता है ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा पाए। अरे हमें खुशी है कि हम अभी विपक्ष हैं, हम जनता के मुद्दों को उठा पाते हैं। अभिषेक जी, महागठबंधन खैर एनडीए और उनके नेताओं का दिया नाम है, ऐसा भी बड़ा गठबंधन नहीं। आज का एनडीए गठबंधन देखिए तो आज का एनडीए गठबंधन तकरीबन 50 राजनीतिक दलों का गठबंधन है, उससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं है। फिर भी आप लोगों को महागठबंधन कहा गया। उस महागठबंधन की जब बात बिहार में होती है या बिहार से बाहर होती है तो मुख्यतः बात होती है आरजेडी और कांग्रेस की। उसमें आरएलएसपी की बात कहाँ हो रही है? देखिए, पांचों उंगलियां कहीं बराबर नहीं होती हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इतने वर्षों से राजनीति में वे लोग सक्रिय हैं। आरजेडी भी इतने वर्षों की पार्टी है। अरे हर कोई तो कभी शुरुआत करता होगा। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भी शुरुआत 2013 में ही हुई थी। और आप यह समझिए कि 2013 में जिस पार्टी की शुरुआत हुई थी, इस पार्टी के नेता ने कई बार गांधी मैदान को भर दिया बिहार के जनसैलाब से, और एनडीए वही नेता आज बाढ़ के समय बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? वही नेता शिक्षकों के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब क्यों नहीं दिखा? वही नेता जब आज शिक्षक फिर नाराज हैं, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तब नहीं दिख रहा है। वही नेता कोरोना काल में बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, तो देखने की का तरीका है। आप अगर बात करें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
जब कोरोना काल चल रहा था और हम लोगों ने बहुत खुले मन से स्वागत किया था कि जो भी लॉकडाउन हुआ है उसके नियमों का हम पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार विभिन्न मुद्दों पर जनता का दोहन और दमन कर रही थी, हमारे ही नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सबसे पहले पटना के वीरचंद पटेल पथ में धरना देकर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा था। जंदाहा वैशाली में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया था। लगातार पूरे बिहार का वह भ्रमण कर रहे हैं। हमारे ही नेता सबसे पहले गोपालगंज गए थे जहां जेपी यादव के परिजनों की हत्या हुई थी। हमारे ही नेता रामाश्रय कुशवाहा जी की पत्नी से मिलने के लिए गए थे जब वह धरना आमरण अनशन पर बैठी थी, जब उनके पति को न्याय नहीं मिला था। आज भी हमारे नेता नालंदा गए हैं। हमारे नेता लगातार बिहार में सक्रिय हैं। वो होता है ना कि मीडिया कई बार उन्हीं चीजों को दिखाती है जो चीजें उसे प्रायोजित करनी होती है। हालांकि आप लोग बड़ी सफाई से सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मीडिया पर आरोप लगा देना। हमने पूछ दिया भाई बाढ़ के इस मुश्किल दौर में उपेंद्र कुशवाहा जी कहां दिख रहे हैं? आप यदि उपेंद्र तो आसान है कह देना कि भाई आप सिर्फ प्रायोजित सवाल पूछते हैं। यदि ट्विटर अकाउंट देखेंगे, यदि आप उनका फेसबुक अकाउंट देखेंगे, आपको सब कुछ दिखेगा कि उनकी गतिविधियां क्या है, कहां है। ट्विटर पर बहुत कुछ दिख रहा है। देखिए, जमीन पर दिखना चाहिए। फेसबुक और ट्विटर पर अगर सिर्फ वह बयान दे रहे होते तो बात कुछ और थी। फेसबुक, ट्विटर या उनके इंस्टाग्राम किसी अकाउंट पर अगर आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी वो बिहार के किस जिले में है, किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अरे शिक्षा का जो मुद्दा है, हमारी पार्टी ने जिस रूप से पेरेंट किया है उस मुद्दे को, हम लोग कितने सक्रिय रहे हैं शिक्षा के मुद्दे पर। मुझे नहीं लगता है कि बिहार की और कोई भी पार्टी इतना सक्रिय रही है शिक्षा पर। आज भी जितने शिक्षक हैं लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, हमारे आदरणीय नेता के पास आते हैं, अपने आवेदन देते हैं और नेता भी बड़ी बुलंदी के साथ उनकी आवाज को उठाते हैं। तो जरूरत है कि एक बार आप देखें उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को भी। आज भी वो नालंदा गए हुए हैं। कैसे कोई कह सकता है कि वो बिहार में भ्रमण नहीं करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो मंत्री भी थे, मंत्री होकर यदि आंकड़ों का आकलन ठीक से किया जाए तो मंत्री होने के साथ साथ और किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अलावा वे अपने क्षेत्र में इतनी बार जाते थे कि लोग भी वहां कहते थे कि आप इतनी बार कैसे आना मैनेज कर पाते हैं। तो ये नेता हमारे बहुत सक्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अब सीटों का बंटवारा उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल उनके रहते होता। भाई कुछ सीटें तो लेते ही, मैं ये नहीं कहता कि महागठबंधन उन्हें 20 सीटें देने को तैयार हो जाता, लेकिन 6, 7, 8 सीटों पर उनकी दावेदारी तो होती ही और देना ही पड़ता। लेकिन अब तो आरएलएसपी के सामने ये भी एक विकल्प है कि भाई ठीक है, अब मांझी नहीं है तो उस जो सीटें आप मांझी को देते उनमें से भी हमें कुछ हिस्सेदारी दीजिए। देखिए, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि महागठबंधन एक परिवार की तरह है और परिवार से किसी सदस्य का चला जाना काफी दुखद होता है। मांझी जी चले गए, हम उनका यह फैसला सही नहीं मानते हैं। उन्हें हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए थी और महागठबंधन में बने रहना चाहिए था। यह भी कहना कि मांझी जी के जाने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है, यह उचित नहीं है। वास्तविक तौर पे मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मांझी जी के जाने से महागठबंधन को निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन महागठबंधन में चुनाव से पहले अन्य दलों को शामिल किया जाएगा, महागठबंधन के स्तर को और व्यापक किया जाएगा। लेफ्ट की जो भी पार्टियां हैं या फिर महागठबंधन की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले जो भी दल है और एनडीए की विचारधारा के खिलाफ जो भी दल हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाएगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चुनाव से पहले महागठबंधन में मांझी जी के जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ली जाएगी। अभिषेक जी, आपकी पार्टी का ना तो विधानसभा में प्रतिनिधित्व है ना लोकसभा में प्रतिनिधित्व है। वोट परसेंटेज आपको भी पता है पिछले चुनाव में। चुनाव चिन्ह बचा रह जाए ये भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में महागठबंधन पर कितना प्रेशर बना पाएंगे आप सीटों के लिए? देखिए, महागठबंधन में हम मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं और जहां तक आपने बात की है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बचा रह जाएगा कि नहीं, आप बिहार में बहुत सारी पार्टियों का उदाहरण देख सकते हैं। जो लोग सिर्फ अपना फायदा देकर किसी गठबंधन में जनता के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके भी बने रहते हैं और उन्हें सीटें मिल जाती हैं, वो वहां टिके रह जाते हैं। हम लोगों ने चुना कि हम इस गठबंधन को छोड़कर विपक्ष में आएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। हम सारी सीटें हार गए और जिम्मेदारी से हमने अपने हार को स्वीकार किया है। इससे पहले हमारा प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में, परिषद में, लोकसभा में भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हार गए हैं। हमारा संगठन हमारे साथ है, पंचायत बूथ स्तर, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है जनता को आगे आने वाले समय में है। जनता को भी तो होना चाहिए सर। जनता हमारे साथ है, तब तो हम जितना भी वोट
पाए हैं इस पूरे चुनाव में, या जितनी बार भी जनता ने हमारे कैंडिडेट्स को आशीर्वाद देकर जिताया है, यह जनता मालिकों का ही तो आशीर्वाद है। जनता हमारे साथ है, जनता ने हमारा साथ पहले दिया भी है, और हमारी जो मतदाता जनता है, जिसने इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें इतने वोट्स दिए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि जनता हमारे साथ है। हमें बाकी वोट जोड़ने के लिए आपने कौन सी योजना चलाई, आपकी पार्टी ने कौन से कार्यक्रम चलाए? देखिए, हमारी पार्टी ने बिहार विधानसभा के लिए बहुत पहले ही मुद्दे तय कर दिए थे, जिसको अब महागठबंधन भी एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी पार्टी ने शिक्षा के मुद्दे को तो व्यापक स्तर पर उठाया ही था। आपने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ भी आवाज इतनी बुलंद की थी कि क्यों ऐसा होता है कि भारत की न्याय प्रणाली में या न्यायिक व्यवस्था में सभी को समान हिसाब से मौका क्यों नहीं मिल पाता है। हमारी पार्टी ने पहले ही तय कर दिया है कि आगामी विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होंगे वो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्यवाही, सुनवाई, यह मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर अब चुनाव होगा। अब जात पात धर्म के नाम पर आप बांटकर वोट नहीं ले सकते हैं। बिहार की जनता को हमने जागरूक करने का काम किया है। अभी कोरोना के दौर ने यह साबित कर दिया कि बिहार की चिकित्सा व्यवस्था लगभग फेल है, लगभग फेल है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों में जो सबसे बुरी हालत वाले राज्य हैं उसमें बिहार भी है और यूपी भी है। सफाई के मामले में आपने देख लिया, पटना देश का सबसे गंदा शहर है, ये भी सामने आ गया। एजुकेशन के मामले में बात बड़ी साफ हो गई कि भाई बिहार अभी भी अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है शिक्षा के मामले में। तो शिक्षा, चिकित्सा, सफाई, बात हो गई लॉ एंड ऑर्डर की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बिहार में अपराध की बेशुमार घटनाएं हुई हैं और इसने 20 साल पहले के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मतलब लालू राबड़ी शासनकाल में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनका रिकॉर्ड भी नीतीश शासनकाल में टूटा है। कहाँ ये सब मुद्दे बन पाए बिहार में? किसने बनाया? कहाँ है विपक्ष? देखिए, हम ये सारे मुद्दे जब भी ऐसी कोई भी घटना बिहार में कहीं पर भी घटती है हम बड़ी बुलंदी के साथ उठाते हैं। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। आपने कहा कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अब उजागर हो गई है। पहले ही कहां बिहार में व्यवस्था हो पाती थी। चमकी बुखार से इतने सारे बच्चों की मौत हो गई। आपको ध्यान होगा उपेंद्र कुशवाहा जी ही पहले ऐसे नेता हैं, और हम सब लोगों ने मुजफ्फरपुर से पटना तक इस मामले को लेकर पैदल यात्रा की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलोमीटर की यात्रा कोई लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति तय करता है और उसके साथ हजारों कार्यकर्ता तय करते हैं। तो हमने तो बिहार को एक मैसेज दिया ही कि भाई बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचड़ हो चुकी है। आज भी बिहार में जहां भी अपराध होता है, जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता भी एक्टिव होकर निश्चित रूप से पहुंचते हैं और अपनी बात को रखते हैं। जहां शिक्षा की बात है, हमने कई वर्षों से बिहार की सरकार को 25 सूत्री मांगे अपनी सौंपी है। हम सिर्फ हवा में बात करना नहीं जानते हैं कि हवा में बात करें। हमने पूरा प्लान बताया है उनको। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद भी रहे जी। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री भी रहे। उनके किए 5 काम ऐसे बता दीजिए जिस काम से प्रभावित होकर बिहार की जनता को उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को वोट करना चाहिए। देखिए, मैं 5 काम बताइए। देखिए, मैं सारी बातें आपको बता दूं। एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल चलता है, किस तरह से मंत्रियों को एक तरह से रबर स्टाम्प बना दिया जाता है या उनके अधिकार क्षेत्रों को इतना सीमित कर दिया जाता है। मैं 5 कामों के बराबर या किसी मंत्री से कुछ नहीं पूछा जाए। देखिए, किसी मंत्री की इतनी, हमारे नेता ने तो रिजाइन भी कर दिया, बाकी जो मंत्री हैं जो सत्ता लोलुप हैं जो वहां बने रहते हैं उनकी स्थिति तो कुछ और रहती है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं। मतलब ये तय है कि मंत्री बना के हम ये नहीं सोच सकते कि आदमी बिहार के लिए कुछ कर पाएगा अगर मंत्रिमंडल में। एक तो सबसे पहली बात थी या तो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। वैसी बात नहीं, जैसे सत्ता में जब भी कोई आता है तो पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र का नियम है, यह हम सब लोग जानते हैं। सभी लोगों को उनके हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ताकि लोग अपनी क्षमता के हिसाब से। ब्रेक का वक्त हो गया अभिषेक जी, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। जरूर ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे और जवाब आप ही को देना। ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी, कितनी सीटों का उसे अनुमान है कि हमें मिलेगा और कितनी सीटों पर वो खुद को मजबूत मान रही है। ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की अगर बात करें तो महागठबंधन में मुख्य बंटवारा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच होना है।
बाकी बची सीटों पर गठबंधन के बाकी सदस्यों को उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी, तय बात यही है। अब आरएलएसपी उसमें खुद को कहां खड़ा पाती है? अभिषेक जी, देखिए, हमने कभी सीटों को लेकर कोई दबाव नहीं अरे बनाया। भाई तो चुनाव तो लड़िएगा ना, निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर? देखिए, हमारी पार्टी पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 3 सीटें हमें लोकसभा में मिली थी। उस वक्त हम एनडीए में थे और फिर 23 सीटें हमें विधानसभा के चुनाव में मिली थी। पार्टी का जो विस्तार है, आप समझ सकते हैं कि 5 वर्षों में काफी बढ़ा है और उसका यही रिजल्ट रहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी का विस्तार हुआ है। जब पार्टी का विस्तार हुआ है तभी तो 3 सीटों से बढ़कर हम 5 सीटों पर इस लोकसभा के चुनाव में लड़े थे। और पार्टी का स्तर व्यापक हुआ है। इतने वर्षों में पार्टी के साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं। पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए कई नेता पार्टी में आए हैं। पार्टी में नेताओं का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से चलती रहती है। ठीक है। तो पिछली विधानसभा के चुनाव में हम इतनी सीटों पर लड़े थे और इस बार की पार्टी की तैयारी अपने हिसाब से चल रही है लगभग सभी सीटों पर। हमारी प्राथमिकता यह है कि कितनी सीटें हमारी एग्जैक्टली कितनी सीटें हमारी पार्टी के हिस्से में आएंगी, या तो महागठबंधन की बैठक में पार्टी तय ने हो क्या पाएगा। आकलन किया है कि कितनी सीटों पर पार्टी अभी मजबूत है और देखिए, उससे उम्मीदवार उतारना ही चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टी के अंदर लगभग हर सीट पर दावेदार उम्मीदवार हैं, मजबूत लोग हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है सीटों के आंकड़े का, उसे आधिकारिक रूप से सीटों का आंकड़ा तो कोई कह ही नहीं सकता है तब तक जब तक महागठबंधन की आधिकारिक कुछ बैठक तो आपकी नहीं हो तैयारी पाती होगी ना कि भाई हम इतनी सीटों पर दावा करेंगे। देखिए, पार्टी ऑलमोस्ट सीटों पे तैयारी कर रही है। महागठबंधन की बैठक में जितनी सीटों पर सहमति आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और उनकी सहमति से बन पाएगी, पार्टी उस पर तैयारी करेगी। मतलब हमने आपकी कोई सीटों का आंकड़ा पार्टी फिक्स नहीं फोरम किया। में आपकी पार्टी फोरम में कुछ तय नहीं होता है पार्टी- कि भाई हमें ये करना, हमारी ये स्ट्रेटजी देखिए, होगी। पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि जो भी लोग जहां भी मजबूत हैं वो तैयारी करें। हमने आंकड़े पर कोई बात नहीं की है, हमने आंकड़ा फिक्स नहीं किया है। सब कुछ करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। और हमारे कर देने से भी जब तक महागठबंधन की बैठक नहीं होती है, उसमें जब सभी अधिकृत दलों के लोग नहीं बैठते हैं, तब तक इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। पार्टी एग्जैक्टली पिछले चुनाव में सीटों आप पर 23 दावा नहीं सीटों कर पर रही। चुनाव लड़े थे ना? निश्चित रूप से। क्या आपको लगता है कि इस बार आप 23 सीटों पर लड़ेंगे, उससे ज्यादा पर लड़ेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी का विस्तार हुआ है। पार्टी का विस्तार हुआ है। हम 3 से 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे इस बार के लोकसभा के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए और मिल भी जाएंगी। लेकिन एग्जैक्टली अब सीटों का जो आंकड़ा है उस पर कुछ भी यहां कह पाना बेमानी है। मेरे कुछ कह देने से भी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वह स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, वह महागठबंधन की देखिए, बैठक नहीं कांग्रेस होगा। बैठक करती है, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कांग्रेस में आते हैं, फिर वो अचानक एक दिन राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचते हैं, वहां रात में खाना वाना खाते हैं। संभव है कि कुछ सीटों पर भी बातचीत हुई, चूंकि मुख्य बात वही होनी होती है, गठबंधन में हुई हो। इस पूरे प्रकरण में आरएलएसपी कहीं दिखती नहीं है। इसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आरएलएसपी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी अपनी, जो कि महागठबंधन के दलों के बीच में समन्वय स्थापित करे और ये जो सारे मामले हैं उस पर बात भी कर पाए। तो हमारी जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय भूदेव चौधरी जी भी थे, वे लोग गए और जाकर मिले राजद के प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह जी से। तो इसमें तो कांग्रेस के लोग नहीं गए। तो जब अलग अलग दल हैं, हम जब इतने सारे साथी एक साथ हैं, तो कभी 2 लोग बैठे, कभी 3 लोग बैठे, कभी सब लोग बैठे। इसको इस तरह से देखने की और इसका इस तरह से आकलन करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि भाई हमारी मंडली में इतने सारे लोग हैं, महागठबंधन में इतने सारे दल हैं, तो यदा कदा सबकी मुलाकात होती रहती है। हमारे नेता ही जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, बैठक होती है, चर्चाएं होती है। कभी मुकेश सहनी जी से बैठक होती है, कभी मुकेश सहनी जी की आरजेडी के लोगों से बैठक होती है। सब लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अभी तक आप यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर दावा करेगी, आपकी पार्टी मिनिमम कितनी सीटों पर मानेगी, उससे कम पर नहीं मानेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी के भीतर अब ये चीजें तय हुई ही नहीं है। देखिए, पार्टी ने पहले ही अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर ली है कि हमें सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इसके लिए आपको अगर थोड़ा भी तो क्या अगर आपको विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें दी जाए तो आप मान जाएंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने महागठबंधन के सभी प्रमुख
नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया था लोकसभा चुनाव के बाद। अभिषेक जी, सवाल बड़ा सीधा, आप कह रहे हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जी, मैं उखाड़ फेंकने के लिए कल को आरजेडी और कांग्रेस आपको ये कहें कि चलिए हम आपको सिर्फ 5 सीटें देते हैं, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं, मैं अपने नेता के वक्तव्य को दोहरा रहा हूं कि 12 अक्टूबर को पिछले वर्ष बापू सभागार में जब राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, महागठबंधन के सारे नेता उसमें मौजूद थे और उस मंच पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने अंतिम में अपना भाषण देते वक्त कहा था कि महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए और बिहार की जनता के हितों के लिए जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और मंथन के उपरांत सारी चीजें लोगों में बट गई थी और विष शिवजी ने पी लिया था, कि उसी तरह से विष उपेंद्र कुशवाहा पीने के लिए तैयार है। अरे 5 सीटें क्या, 1 सीट भी पार्टी को नहीं मिलती है और उसकी कीमत पर यदि बिहार की जनता को ऐसी निरंकुश सरकार से छुटकारा मिल जाता है तो हर एक विष पीने के लिए तैयार है उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता। चलिए, तो बात बड़ी क्लियर है। तब तो गठबंधन में आपकी पार्टी को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस नहीं है हमारी पार्टी को, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बड़े आराम से। तब जो आपको आरजेडी और कांग्रेस वाले दे दें, आप अगर उस पर मानने को तैयार हैं तो गठबंधन में इससे बेहतर साथी किसी को क्या मिल सकता हमने है? पहले भी किस तरह का अब आप ये बताइए कि इतना भर कर देने से कि भाई आप मान जाएंगे, वो लोग जितनी सीटें दे दे उतने पर, ना दे तो भी मान जाएंगे, बस इतना कर देने से ये सरकार उखड़ जाएगी और आपकी सरकार आ जाएगी, ऐसा आप कैसे सोचते हैं? देखिए, इतने वर्षों में आपने भी कहा है कि बिहार में आपने भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और लगातार हम लोग भी इन चीजों को जनता के बीच भी रखते हैं और मीडिया के माध्यम से भी रखते हैं। बिहार की जो बेसिक जरूरतें हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, बहुत प्रमुख मुद्दा है। अभी हाल में ही आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां की जो सेवाएं हैं वहां पर वहां के जो बच्चे हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, लेकिन बिहार के बच्चों की हकमारी तो हर जगह होती है और इसके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं इतने वर्षों में। तो यहाँ की सरकार को मालूम है कि 15 वर्ष कम नहीं होता है, आखिर कितना समय आपको चाहिए? 15 वर्षों में सिर्फ नल से जल टपक जाना विकास नहीं होता है। 15 वर्षों में तो कोई छोटा बच्चा भी बड़ा हो जाता है, तो यह कहना कि उसको खाना पानी मिला और वो बड़ा हो गया, ये सब बेमानी बातें हैं। तो बिहार की सरकार 15 वर्षों में विफल रही है, या आंकड़े भी बताते हैं और बिहार की जनता भी महसूस करती है। अपराध के आंकड़े की भी बात करें, आप जंगल राज से कंपेयर करने चल देते हैं तो आपको जनता का ध्यान भटकाना रहता है। इस वजह से आप ना पिछले 15 वर्षों के शासन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जनता की नब्ज को हम लोग पहचान पा रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं। इस बार की जो ये जनता है त्रस्त हो चुकी है बिहार की सरकार की 15 साल के शासन से, इसमें इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। जनता की नब्ज को पहचानते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस बार किसी भी कीमत पर जनता एनडीए को मौका नहीं देगी, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट नहीं करेगी और अपना आशीर्वाद महागठबंधन को देगी। किसके चेहरे पर? मैंने कई बार इस बात को दोहराया भी है कि जैसे हमारे पास अगर हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, कौन तो चेहरा है आपका सर? चुनाव में चेहरा सामने होता है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि चेहरे से कई गुना इंपॉर्टेंट होता है जनता का मुद्दा। सर, चुनाव में चेहरा सामने होता है, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं ना पिछले 20 साल से भारत की राजनीति में। देखिए, कई बार बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें चेहरे को सामने नहीं रखा जाता है। आप महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए ना, यही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अंतिम में जाकर फैसला किया था कि वहां मुख्यमंत्री अमुक आदमी होगा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही होंगे? देखिए, कोई इसमें दिक्कत की बात है, महागठबंधन में चेहरा कौन होगा इस बात का कभी विरोध किसी का भी विरोध वक्त हमें इजाजत नहीं देता, अभिषेक झा जी वक्त इजाजत नहीं देता कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बात सामने आ गई है और बहुत सारी बातें आगे भी हम बैठते रहेंगे और हमारे सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंजीनियर अभिषेक झा, मुख्य प्रवक्ता RSP हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें तो खुलकर सामने आ गई ना, आगे भी आती रहेंगी। नमस्कार।